हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11 थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क। और इसके पहले हमने एंथैल्पी रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था, साथ ही साथ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ लिया था। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो में आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क होता क्या है, देखिए। हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज वर्क। ठीक है, हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक चैप्टर में, तो दोनों के बीच में जो हीट का एक्सचेंज होता है उसे ही हम लोग वर्क कहते हैं। और वर्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पर वर्क इज ए पाथ फंक्शन, यह एक पाथ फंक्शन है। यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में दो फंक्शन पढ़े जाते हैं, एक स्टेट फंक्शन और एक होता है हमारा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में एक आता है हीट और दूसरा आता है वर्क। दोनों ही पाथ फंक्शन आते हैं। और इस स्टेट फंक्शंस में याद रखना, जितने भी एनर्जी टर्म है, आपका इंटरनल एनर्जी यू, हमारा वी, हमारा टी, ये सारे स्टेट फंक्शन में आते हैं। और स्टेट फंक्शन जो होता है वो फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है, जबकि पाथ फंक्शन जो होता है फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो है पाथ फंक्शन का मान जो है जीरो नहीं होता है, जबकि साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमारा डेल यू, डेल वी और डेल टी का मान जो है यहाँ पर जीरो होता है। तो ये हुआ स्टेट और पाथ फंक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस W इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज ए पाथ फंक्शन। और हम लोग यहाँ पर केवल मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स पूरे चैप्टर में हम लोग केवल और केवल मैकेनिकल वर्क की ही यहाँ पर बात करते हैं, और इसे हम लोग पीवी वर्क भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी हम लोग कहते हैं। और इसका SI यूनिट जो होता है हमारा जूल होता है। याद रखिएगा, वर्क का SI यूनिट जूल होता है। तो ये जितने भी सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है दो प्रकार के पीवी वर्क होते हैं, एक हमारा होता है एक्सपेंशन वर्क और दूसरा जो होता है हमारा कंप्रेशन वर्क होता है। एक्सपेंशन वर्क और दूसरा कंप्रेशन वर्क। एक्सपेंशन में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है यहाँ पर इंक्रीज होता है। और यहाँ पर देख लीजिए इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होता है और वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। तो W का जो साइन कन्वेंशन होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा एक्सपेंशन के टर्म में। याद रखिएगा, मान लो ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में यदि एक्सपेंशन वर्क हो रहा है, यदि यहाँ पर गैस एक्सपांड हो रहा है तो वो खुद की एनर्जी जो है लगाएगी, इसीलिए यहाँ पे W का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे नेगेटिव होता है। क्लियर है दोस्तों? इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होता है। सिमिलरली जो कंप्रेशन वर्क है, चलो ये कोई मान लो मैं सिस्टम मान लेता हूँ, ये कोई मान लीजिए एक सिस्टम है और इस सिस्टम में यदि मैं वर्क करूं तो यहाँ पे कंप्रेशन वर्क यदि यहाँ पे हो रहा है तो इसकी इंटरनल एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि बाहर से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा और यहाँ पे इस वर्क जो है यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगी, क्योंकि ये सिस्टम अपना खुद का एनर्जी नहीं लगा रहा है, बाहर से उसको एनर्जी मिल रही है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्क का साइन कन्वेंशन होगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो एक्सपेंशन वर्क और कंप्रेशन वर्क दो बातें आती है, और ये सारे चीजें भी किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछ लिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ है। कौन सा लॉ? थर्मोडायनामिक का जो फर्स्ट लॉ है उस फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ इज इक्वल टू डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ये हमारा थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ होता है। और ये थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म होते हैं। और ये डिफरेंट फॉर्म कौन कौन से होते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस।
आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब यहाँ पे डेल टी वैल्यू जो होता है जीरो होता है, टेम्परेचर जो चेंज होता है वो जीरो होगा। यदि टेम्परेचर चेंज जीरो होगा तो इसके लिए जो है डेल यू वैल्यू जो होता है वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। डेल टी जीरो डेल यू जीरो, तो बताओ डेल यू जीरो होगा तो मैं यहाँ पे थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ को किस प्रकार से लिख सकता हूँ। थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ को, इसका मान तो जीरो हो गया डेल यू का मान, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए याद रखना जो वर्क होता है हमारा, जो वर्क हमारा होता है वो मैक्सिमम वर्क यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क होता है वो मैक्सिमम होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है दोस्तों। फिर देखना दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब होता है हमारा डेल वी जीरो। अब डेल वी जीरो होगा तो यहाँ पे वर्क भी जीरो हो जाता है, क्योंकि आयतन में परिवर्तन जीरो तो वर्क भी यहाँ पर जीरो मान लिया जाता है। अब वर्क जीरो तो जो थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ है इसको मैं लिख सकता हूँ डेल यू इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू का मान है वो हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, वर्क का मान यहाँ पे जीरो हो गया। क्लियर दोस्तों। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस जो होता है यहाँ पे प्रेशर जीरो होता है, प्रेशर जो है यहाँ पे हमारा जीरो हो जाता है, और जो हमारा थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ है वो सेम टू सेम रहता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू रहता है। ये डिपेंड करता है प्रेशर पर, तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू सेम टू सेम रहेगा यहाँ पर फार्मूला थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ का। तो ये तीन प्रोसेस हो गए। अब एक चौथा प्रोसेस देख लीजिए। चौथा प्रोसेस जो होता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जो होता है यहाँ पर नो हीट एक्सचेंज होता है, नो हीट एक्सचेंज होता है। अब हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा तो क्यू वैल्यू जो होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। अब जब Q वैल्यू जीरो हो जाएगा तो डेल U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमारा थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ है। अब इस थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ में Q जीरो है तो डेल U का मान जो है W के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हो गया थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे जो वर्क होता है वो लेस देन यहाँ पे आइसोथर्मल होता है, ये भी आप याद रखिएगा। लेस देन आइसोथर्मल प्रोसेस से कम ही होगा वर्क, क्योंकि यहाँ पे हीट एक्सचेंज जीरो, तो जो सिस्टम होगा अपना इंटरनल एनर्जी यहाँ पे यूज करेगा। कौन सा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे यूज करेगा। जब इंटरनल एनर्जी यूज करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, तो वहाँ पे जो वर्क होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस से कम ही होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में। क्लियर है दोस्तों। तो ये तो हो गया थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ का जो डिफरेंट फॉर्म है वो भी हमारा हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब एक चीज याद रखना, जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, वर्क का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या होता है, ये भी आप याद रखिएगा। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा वो होता है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। ये हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिकली W का जो वैल्यू होता है माइनस पी इंटू डेल वी के बराबर होगा। अब यहाँ पर याद रखिएगा जो डेल वी होता है वो हमारा कौन सा फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन मतलब क्या होता है, स्टेट फंक्शन का मान जो होता है फाइनल स्टेज एंड इनिशियल स्टेज दोनों पर डिपेंड करता है। तो मैं डेल वी का मान यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल वी का मान। तो ये जो फार्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ W का फार्मूला। क्लियर है दोस्तों। इसी को हम लोग जो है एक्सपेंशन वर्क भी बोल देते हैं, और
इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पीवी वर्क भी बोल देते हैं। तो पीवी वर्क या एक्सपेंशन वर्क का फार्मूला क्या है बोलने से सीधा सीधा बोलना W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल वी, ये हमारा सीधा सा फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। एक फार्मूला और होता है दोस्तों, एक फार्मूला ये होता है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है। आइसोथर्मल, मैंने कहा आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है जिसके लिए वर्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है। वर्क जो होता है यहाँ पे मैक्सिमम होता है और वर्क का मान ऑलवेज नेगेटिव आता है। वर्क का मान जो होता है ऑलवेज जो है यहाँ पर हमारा नेगेटिव आएगा। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है देख लीजिए, यहाँ पे एक फार्मूला यूज होता है हमारा W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V2 अपन V1, ये हमारा फार्मूला यूज होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, माइनस NRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपन V1, इसे भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ये जो वर्क का फार्मूला है वो आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारा फार्मूला है। और हम लोग जानते हैं प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के जस्ट अपोजिट होता है, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं इसको कुछ इस तरह से भी मैं लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू माइनस NRT नेचुरल लॉग ऑफ P1 अपन P2 भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। क्लियर है दोस्तों, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखना और इस फार्मूले से जो वर्क का मान है वो मैक्सिमम प्राप्त होता है, मैक्सिमम, और वर्क जो होता है यहाँ पे ऑलवेज नेगेटिव आता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क होता है ये हमारा। क्लियर है दोस्तों, तो ये तो था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और इसको क्लास 11 में आपको इसका डेरिवेशन भी मिल जाएगा। जो ये फार्मूला मैंने लिखा है इसका डेरिवेशन भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे मैं यहाँ पे फोकस करूंगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट में यहाँ पे फोकस करूंगा, डेरिवेशन में यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ इस फार्मूले का। तो डेरिवेशन आप क्लास 11 के NCERT बुक या अदर स्टेट बुक से आप देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो ये तो था वर्क से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट। अब जितने भी कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर भी नहीं होगा तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा पहला ही क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन ए गैस expands against a constant external pressure the work done is बोला है। तो अभी मैंने बताया था कि जो पीवी वर्क होता है उसे हम लोग एक्सपांसन वर्क भी बोलते हैं, और यहाँ पे गैस एक्सपांड बोला है, एक्सटर्नल प्रेशर बोला है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, B यहाँ पे करेक्ट आंसर B हो जाएगा। W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल V, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा नहीं होगा। ये जो वर्क होता है वो हमारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारा वर्क का फार्मूला होता है। क्लियर है दोस्तों, और ए तो होगा नहीं और सी तो हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। वर्क डन इन ए फ्री एक्सपांसन ऑफ एन आइडियल गैस इज, फ्री एक्सपेंशन बोला है, एक्सपेंशन फ्री। तो जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है वहां पर याद रखना जो प्रेशर होता है, प्रेशर का मान 0 हो जाता है।
अब जब प्रेशर का मान 0 हो जाएगा तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी होता है। प्रेशर 0 तो वर्क का मान भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन था पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 एंड इन्फिनिटिव, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0। वर्क डन इन ए फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज 0 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए गैस? मैक्सिमम वर्क कहां पे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है आइसोकोरिक प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी है आइसोबारिक प्रोसेस, या ऑप्शन नंबर डी है एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो ऑप्शन नंबर बी है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, यहाँ पे जो वर्क होता है वो मैक्सिमम प्राप्त होता है दोस्तों। वर्क का मान यहाँ पे नेगेटिव होता है और वर्क का जो फार्मूला होता है वो हमारा माइनस NRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपन V1 ये हमारा होता है। क्लियर है दोस्तों? ये हमारा फार्मूला होता है। क्लियर? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस इज एलविस। रिवर्सिबल बोला है, आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है और एक्सपेंशन बोला है। तो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 0 नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा और अनप्रेडिक्टेबल ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन द वर्क इज, एडियाबेटिक बोला है। अब एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है? एडियाबेटिक का मतलब होता है यहाँ पर हीट एक्सचेंज 0। हीट एक्सचेंज जो होता है वो हमारा 0 होता है, मतलब Q वैल्यू 0। अब Q वैल्यू 0 होगा तो डेल U इज इक्वल टू W के बराबर होगा और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी यूज होगा। कौन सा एनर्जी यूज होगा? इंटरनल एनर्जी यूज होगा और इसका मान लेस देन आइसोथर्मल होता है। जब मैंने आपको थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ के डिफरेंट फॉर्म्स बताए थे तो मैंने आपको बताया था, तो सी का मान जो है लेस देन आइसोथर्मल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस द नेट वर्क डन इच, साइक्लिक प्रोसेस बोला है। साइक्लिक प्रोसेस में जो होता है क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस में हमारा डेल यू का मान क्या होता है? 0 होता है और थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ डेल यू इज इक्वल टू होता है हमारा Q प्लस W। अब U का मान 0 हो गया तो मैं यहाँ पे Q इज इक्वल टू W लिख सकता हूँ। तो Q इज इक्वल टू W, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देख लो। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी है इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू हीट सप्लाई। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? इक्वल टू हीट सप्लाई, क्योंकि Q का मान W के इक्वल हो गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए गैस इज कंप्रेस्ड द वर्क इज, देखो कंप्रेस्ड बोला है तो यहाँ पे मान लो कोई सिस्टम है तो यहाँ पे मैं पिस्टन अप्लाई करूंगा। अब पिस्टन से मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे गैस जो है कंप्रेस्ड होगी। गैस क्या होगी? कंप्रेस्ड होगी। जो पहले पिस्टन यहाँ पे था वो पिस्टन यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे सीधा सीधा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी है U, उसका मान भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ तो वर्क जो है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, हमने वर्क पर फोर्स अप्लाई किया है, सिस्टम पर हम वर्क कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो द वर्क होगा वो हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। क्लियर है दोस्तों? ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ
गैस इज जीरो इन एक्सपेंशन ऑफ गैस इज जीरो। जीरो कहाँ पे होता है, वर्क का मान जीरो कहाँ पे होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर बी है फ्री एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर सी है आइसोबारिक और ऑप्शन नंबर डी है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो इसको भी मैंने आपको बता दिया था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ये तो होगा नहीं, ठीक है, आइसोबारिक एक्सपेंशन ये भी नहीं होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ये भी नहीं होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा फ्री एक्सपेंशन होता है। मैंने इसको पहले भी बता रखा है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस द टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन में। अब एडियाबेटिक मतलब क्या होता है, Q इज इक्वल टू जीरो, हीट एक्सचेंज जीरो हमारा होता है, हीट एक्सचेंज हमारा क्या होता है, वो हमारा जीरो होता है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी वर्क करेगा, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे वर्क करेगा, मतलब यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। अब जब वर्क सिस्टम वर्क करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों। टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होने वाला है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम वॉल्यूम 2 लीटर टू 8 लीटर। तो यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस बोला है। अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने आप लोगों को वर्क का फार्मूला क्या बताया था, वर्क इज इक्वल टू होता है हमारा -2.303 nRT log V2 अपन V1, ये हमारा फार्मूला होता है वर्क का फार्मूला। अब यहाँ पे क्या क्या मेंशंस है, गिवन क्या क्या है देख लो। गिवन में जो है वॉल्यूम दिया हुआ है V1 V2, V1 का इनिशियल मान दिया है 2 लीटर और V2 फाइनल वैल्यू जो दी हुई है वो 8 लीटर दी हुई है और टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 300 केल्विन। तो हमको क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रख दीजिए फार्मूले में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -2.303 इंटू मोल्स, मोल्स का मान कितना दिया हुआ है जी 1 मोल्स, तो 1 रख दिए। आर का मान कितना दिया है, आर का मान भी दिया है 8.314 जूल, तो यहाँ पे 8.314 जूल वैल्यू रख दिया। और यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू 300 दिया है तो 300 रख दिए। और यहाँ पर दिया है लॉग V2 का मान दिया है 8 और V1 का मान दिया है 2। इसको हमको सॉल्व करना है। तो W इज इक्वल टू -2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू, इसको सॉल्व करूंगा तो log 4 आ जाएगा और log 4 का वैल्यू होता है 0.6020। ये हमारा log 4 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे इसको जब पूरे को मल्टीप्लाई करोगे ना दोस्तों, पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मान आ जाएगा -3457.973, इसका आंसर आ जाएगा। इस पूरे को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नियर अबाउट कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 5761 कट गया, ऑप्शन नंबर बी ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर सी ये भी हमारा कट गया। अब ऑप्शन नंबर डी 3456, ये अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर डी के आसपास है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3456 जूल हमारा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है ए गैस इज कंप्रेस्ड आइसोबारिकली फ्रॉम 10 लीटर टू 4 लीटर एट 1 atm प्रेशर। तो यहाँ पे सबसे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है देख लो। गिवन में पहला वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है यहाँ पर
10 लीटर दिया हुआ है V1, यहाँ पे V2 दिया हुआ है 4 लीटर, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है 1 atm। अब तो यहाँ पे पीवी वर्क है, P और V दो चीजें मेंशन है, आइसोबैरिकली बोला है तो P और V मेंशन है। तो पीवी वर्क के लिए जो फार्मूला होता है वर्क का वो होता है P W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल V। डेल V को मैं लिख सकता हूँ V फाइनल माइनस V इनिशियल लिख सकता हूँ। तो इस फार्मूले में वैल्यू रखिए, प्रेशर का मान दिया है 1 atm तो -1 इंटू वी फाइनल का मान दिया हुआ है 4 लीटर और वी इनिशियल का मान दिया हुआ है हमारा 10 लीटर, तो 4 माइनस 10, तो W का जो मान आएगा -1 इंटू -6 इज इक्वल टू +6 आएगा। तो ये +6 लीटर एटीएम है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो जूल में है, देख लो ऑप्शन जितना भी है वो जूल में है। तो जब भी लीटर एटीएम को जूल में बदलेंगे तो यहाँ पे 101.325 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर एटीएम का जो मान होता है वो 101.32 जूल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 6 लीटर एटीएम है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 607.8 जूल। तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन नंबर ए प्लस में आएगा दोस्तों, +6 एटीएम माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, +607.8 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको समझ में आया होगा। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। इन ए फ्री एक्सपांशन 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स 5 लीटर टू 10 लीटर इन वैक्यूम, द वर्क डन इज बोला है। तो हमको यहाँ पे डाटा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन जब मेंशन करेगा तो यहाँ पे प्रेशर जो है यहाँ पे 0 हो जाता है। अब जब प्रेशर 0 हो जाएगा तो हमारा वर्क भी 0 हो जाएगा, मैंने पहले भी इसको बता रखा है। तो यहाँ पे डाटा में नहीं जाइएगा, फार्मूला यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक वर्ड मेंशन है यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन। अब जब फ्री एक्सपेंशन वर्ड यूज है तो यहाँ पे प्रेशर 0 तो यहाँ पे वर्क भी 0 हो जाएगा। अब वर्क 0 हो जाएगा तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस द शेप ऑफ पीवी ग्राफ इज। तो याद रखिएगा जो पीवी वर्क होता है, जिसे हम मैकेनिकल वर्क भी बोलते हैं, प्रेशर के बीच में और वॉल्यूम के बीच में यदि मैं ग्राफ खींचूं तो ये होता है हमारा हाइपरबोला ग्राफ। कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ प्राप्त होता है। यहाँ पे एक्सपांशन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, पैराबोला नहीं बनता, सर्कल नहीं बनता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइपरबोला ग्राफ यहाँ पे प्राप्त होता है। क्लियर है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है दोस्तों। वर्क से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स की मैंने यहाँ पे बात कर ली है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एंट्रोपी टॉपिक। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आऊँ आप तक पहुँच सके दोस्तों। इसके वर्क यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हुआ है, तो हमारा जो अगला टॉपिक आएगा दोस्तों वो मैं एंट्रोपी से रिलेटेड लेके आऊँगा। तो एंट्रोपी टॉपिक पढ़ के आइएगा, उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की भी बात करूँगा और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स की भी मैं यहाँ पे बात करूँगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।